चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, ये चैप्टर हमारे हिस्ट्री का चैप्टर है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे ना, तो उनसे हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट हुआ था, हमारी इकोनॉमिक लाइफ, हमारे सोशल लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट हुआ था, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। एक चीज़ समझो कि 18th सेंचुरी तक हमारा इंडिया वो सबसे रिचेस्ट कंट्री था, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी। हम सबको पता है कि हमेशा हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतनी जो है वो सुंदर, इतनी रिच हमारी कंट्री थी। यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं थी। यहाँ का प्रोडक्शन, यहाँ की जो है वो इंडस्ट्रीज़, यहाँ का समझो बिजनेस, यहाँ का कॉमर्स, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारे इसी देश में, यही भारत में, जब ब्रिटिशर्स आ गए ना, तो ब्रिटिशर्स ने 100 साल यहाँ पे राज किया ना, जो तो उन 100 साल में ब्रिटिशर्स ने यहाँ की पूरी हालत खराब कर दी। जो जो इंडिया पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब उसका वो बिल्कुल नाम नहीं रहा। एकदम कंगाल हो गई हमारी इंडिया। ऐसी हालत कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। वही हमें इस चैप्टर में देखना है, जिनमें कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ही दिए हुए हैं इसमें। कि देखो, जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में यहाँ पे पीजेंट पीजेंट मतलब कहलाता है किसान। जो किसान थे हमारे वो, और एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन हो गई। तो आपको पता है ना कि जब सबसे पहले उन ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स उनके हाथ में आ गए, मतलब कि टैक्स कलेक्शन के राइट्स उनके हाथ में आ गए, कि अब जो है वो लोगों से टैक्स हम ले सकते हैं। पहले राजा टैक्स लेते थे, अब ये ब्रिटिशर्स जब से राजा बने, कि बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमने देखा था ना, इसमें आगे के चैप्टर में समझा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी राइट्स, मतलब कि टैक्स कलेक्शन करने के राइट्स, वो इनको मिल गए थे ब्रिटिशर्स को। और इसकी वजह से इनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये ब्रिटिशर्स इन पीजेंट से, मतलब इन किसानों से, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने लगे। और उससे क्या हुआ, तो उनसे ये सब किसान जो है वो कंगाल होने लगे। ये और ज़्यादा से ज़्यादा पुअर से पुअर होने लगे। ये किसान इतने परेशान हो चुके थे कि इनको टैक्स देने के लिए, ब्रिटिशर्स को टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे। और उनकी वजह से घर के सामान, घर के गहने वगैरह, ये सब बेचकर इनको टैक्स भरना पड़ता था। और जब तब भी टैक्स ना भर पाते तो इनको अपनी ज़मीन ही बेच देनी पड़ती थी। जिस ज़मीन पे ये खेती करते थे, उसी ज़मीन को ये बेच देते। और इसकी वजह से कितने सारे किसान हमेशा कर्जे में डूब जाते, बराबर ना। ये कर्जे में डूब जाते, और जो फिर जो जो रिच पीपल होते, जो ज़मींदार लोग होते, वो लोग अपने ब्याज में, अपने इंटरेस्ट में इन किसान को इतना फंसा देते कि पूरी ज़िंदगी इनको बस वो कर्ज चुकाने में ही निकल जाती। इन किसानों की पूरी ज़िंदगी बस कर्ज चुकाने में निकल जाती, ऐसी थी। मतलब एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़राब होता गया था ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में। और ऐसे में कहते हैं ना कि भाई, जब मुसीबत हो तो और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाती है। तब 1770 में बंगाल में एक बहुत बुरा जो है वो ड्रॉट आया। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ा, खाने पीने की कमी हो गई, बारिश जो है वो नहीं पड़ी, काफ़ी सालों तक बारिश नहीं पड़ी। तो एग्रीकल्चर और ख़राब हो गया। लोगों को बिल्कुल खाने पीने के लिए नहीं था। लोग जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, भूखमरे की वजह से मर रहे थे। खाना न मिलने की वजह से लोग बहुत बुरी तरह से मर रहे थे बंगाल में। ऐसी हालत हो गई थी। और उस वक्त यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जिनका फोटो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। अब जब इतना बड़ा अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने पीने की कमी है, इतनी प्रॉब्लम है, तब उस वक्त थोड़ी छूट देनी चाहिए ना। उल्टा इनको, ब्रिटिशर्स को, उनकी मदद करनी चाहिए कि चलो ठीक है, आप टैक्स मत देना, उल्टा हम आपकी मदद करते हैं। ब्रिटिशर्स को ऐसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनका उल्टा किया। ब्रिटिशर्स ने एक फिक्स नई टैक्स पॉलिसी उनके लिए बना दी। ठीक है ना, एक फिक्स नई पॉलिसी उनके लिए बना ली इनको। अब इनमें, इस पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने कुछ जमींदारों को ये काम सौंप दिया कि भाई तुम जाके टैक्स कलेक्ट करो। और वो सभी जमींदार गांव में जितने भी किसान होते हैं ना, उन सब की जमीन अपने नाम पे कर देते। जिससे उन जमींदारों की इनकम बढ़ती गई, इन ब्रिटिशर्स की इनकम बढ़ती गई,
और उनके सामने इन किसान वो और ज़्यादा गरीब होते गए। कहते हैं जो रिच पीपल थे वो और रिच होते गए, जो पुअर पीपल थे वो और पुअर होते गए। वो किसान बेचारे पूरे दिन मेहनत करके धूप में जो है वो पसीने बहा कर दिन रात जो है वो उस खेत में काम कर कर के अपना अनाज तैयार करके, और वो पूरा का पूरा अनाज ये जमींदार और ब्रिटिशर्स लेके चले जाते। उनको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब मेहनत करते थे किसान और खाते थे ये ब्रिटिशर्स, ऐसी हालत हो गई थी। बराबर ना। तो ये एक तरह का जैसे जो है वो गलत रिवाज था ना उनका। तो इन ब्रिटिशर्स के ऐसे समझो टैक्स की वजह से, ऐसे नए नए रूल्स की वजह से इन एग्रीकल्चर की और उनमें काम करने वाले पीजेंट्स, उन किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इनके अलावा अगर हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ सोशल लाइफ देखें कि भाई सोशल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, वो तो पहले एग्रीकल्चर की इफ़ेक्ट। सोशल लाइफ पे देखें तो देखो उस वक्त कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल बने, वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वो यहाँ इंडिया के जब गवर्नर जनरल थे ना, तो वो टैक्स कलेक्ट करने का काम कुछ लोगों को सौंप देते थे। फिर तुम जाकर पूरे गांव शहरों में से टैक्स कलेक्ट करके आओ। और जो टैक्स कलेक्ट करने जाते ना, तो उनको कलेक्टर कहा जाता। उनको क्या कहते, कलेक्टर। और इवन ये ब्रिटिशर ही वहाँ के जज भी होते। मतलब समझो कि भाई जो भी कामकाज का पूरा समझो पावर था ना, कि भाई जो भी कामकाज संभालना है उसका पूरा पावर वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था। ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम में जैसे छोटे छोटे गांव होते, तो उस गांव में वो ग्राम पंचायत चलती थी ना। पता है वो ग्राम पंचायत होती कि भाई 5 लोगों की पंचायत होती वहाँ पर, कि वो 5 लोग पूरे गांव में जो भी तकलीफ होती ना, उन लोगों को वो तकलीफ को वो सॉल्व करते थे, ये 5 लोग मिलकर। तो ऐसे पंचायत चलती थी पहले, जब ब्रिटिशर्स नहीं थे उनसे पहले। और उनकी वजह से जो है वो सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा का पूरा देश अच्छी तरह से चलता था। क्योंकि हर गांव में ऐसी पंचायत थी, हर छोटे छोटे गांव में ऐसी पंचायत बनी हुई थी, जो अपने अपने गांव का डेवलपमेंट खुद करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स आ गए ना, तो ब्रिटिशर्स की वजह से ये ग्राम पंचायत बिल्कुल ख़त्म हो गई। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि अब कोई खुद जो है वो नहीं संभालना है, मैं संभालूंगा। ठीक है ना। उन्होंने मना कर दिया कि अब जैसे हम बोले वैसे काम करना है, आप लोगों की ये ग्राम पंचायत अब नहीं चलेगी। तो ब्रिटिशर्स के ऐसे नए रूल की वजह से जो है वो सभी गांव का डेवलपमेंट रुक गया। क्योंकि क्योंकि उनको ऐसा था कि अगर ये इंडियंस जो हैं, ब्रिटिशर्स को ऐसा डर था ना कि अगर ये इंडियंस अपने हिसाब से डेवलपमेंट करने लगे, तो हम यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे रह पाएंगे नहीं। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स अपने रहने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये सब चेंज कर दिया। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये चेंज किया। और इनकी वजह से ये सभी, जब से ही ग्राम पंचायत बंद हो गई ना, मतलब समझो सभी गांव का डेवलपमेंट भी रुक गया। और इनके अलावा कि इन ब्रिटिशर्स ने सोशल रिफॉर्म्स के नाम से, कि भाई हम लोग समाज को सुधार रहे हैं, इसके नाम से ऐसे ऐसे रूल्स अपनाते थे, ऐसे ऐसे रूल बनाते थे कि लोगों में एक तरह का डर भर जाता था। लोगों के मन में एक तरह का ऐसा डर भर गया था कि ये ब्रिटिशर्स कंपलसरी हम सबको जो है वो क्रिश्चियन बना देंगे। ऐसा डर लोगों के मन में था। और भाई जो हमारी इंडिया की जो कल्चर है, हमारे इंडिया के जो रिलीजन है, बराबर ना, हम जो हिंदू हैं भाई, हमें जो है वो बदल कर हम सबको क्रिश्चियन बना देंगे ये ब्रिटिशर कंपलसरी। और ये बात सही भी थी कि ब्रिटिशर्स काफ़ी हद तक जोर ज़बरदस्ती करके, मारपीट करके वो कितने हिंदुओं को, मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाते थे। और ये कितनी बार ऐसा हुआ भी था। ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं कि एक तरह का सोसाइटी में भेदभाव चालू हो गया, कि ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लोगों को, अपने पसंद के लोगों को फ़ायदा देते थे, दूसरी जगह पर नहीं। कहीं पे जॉब वगैरह भी अगर करनी हो ना, कहीं पे नौकरी करनी हो, तो ब्रिटिशर्स अपने लोगों को ही, अपने पहचान वाले लोगों को पहले नौकरी देते, फ़ायदा देते, और दूसरों को नहीं। दूसरों को वो और ज़्यादा परेशान करते। एक तरह से ब्रिटिशर्स वो इन इंडियंस को हर बात में इग्नोर करते। ठीक है। आप लोग रेलवे में, मिलिट्री में देखो तो वहाँ पे भी एक तरह से पार्टीशन हो चुका था। रेलवे में जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे जो है वो क्लास बन चुके थे रेलवे के अंदर, कि जिसके अंदर फर्स्ट क्लास पे सिर्फ ये ब्रिटिशर्स और रिच पीपल ही बैठ सकते हैं, दूसरे कोई भी नहीं।
ये पुअर पीपल और इंडियंस के लिए, हाँ खासकर पूरे इंडियंस के लिए तो थर्ड क्लास के डब्बे ही रखे जाते थे कि उनको वहीं बैठना है, फर्स्ट क्लास में नहीं बैठना उनको, ऐसे कहा जाता था। तो ऐसा भेदभाव था। इनके अलावा कितनी जगह पर उनके अजीब अजीब से रूल्स थे कि जैसे आगरा में उन्होंने ऐसा रूल बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि जो भी इंसान ब्रिटिशर को देखेगा ना, जो भी इंडियन कोई भी ब्रिटिशर को जाते हुए देखे ना, तो उसको रास्ते पर सलामी करे, उसको सैल्यूट करे। ऐसा रूल उन्होंने बनाया था कि कंपलसरी सबको सैल्यूट की करना पड़ेगा, और जो अगर सैल्यूट नहीं करेगा तो उसे मारा जाएगा। तो इतने बुरे रूल्स भी तो थे ना, बराबर ना। मतलब आपके सामने से अगर कोई ब्रिटिशर जा रहा हो तो कंपलसरी आपको सैल्यूट करना पड़ेगा उसे। अगर आप उसे सैल्यूट नहीं करोगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे या आपको मारेंगे। तो इसकी वजह से इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ है ना, लोगों के मन में एक तरह का गुस्सा आता जा रहा था। आएगा ही ना गुस्सा, कि उनको अब लग रहा था कि ये ब्रिटिशर्स है वो हमें कितना नुकसान पहुंच रहे हैं। ठीक है। सोशल लाइफ के बाद दूसरा एक आता है, वो आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। हमारे इंडिया के बिजनेस, हमारी इंडस्ट्रीज वो कितनी बुरी तरह से ख़त्म हो गई। अब आपको पता है हमारे इंडिया का प्रोडक्शन बहुत बड़ा था, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती थी और बहुत डिटेल में बनती थी। यहाँ पर इंडिया में जितनी भी चीज़ें बनती थी ना, उसमें से कितनी सारी चीज़ें वो यूरोप में और एशिया के कितने सारे हिस्से में आ जाती थी। वहाँ की कंट्री को पूरा का पूरा सामान वो हमारे इंडिया से मिलता था। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग थे वो यहाँ इंडिया में सामान खरीदने आते थे। यहाँ पर जिस तरह का सिल्क, यहाँ का कॉटन, यहाँ के जो है वो दूसरे जो क्लोथ्स बनते है ना, अलग अलग तरह के जो यहाँ पे क्लोथ्स बनते ना, वो क्लोथ्स की हमेशा वहाँ पे डिमांड रहती थी। ठीक है। यहाँ के जो स्पेशल क्लोथ्स थे जैसे मुस्लिन ऑफ ढाका, ढाका का एक स्पेशल एकदम मुलायम जो वो कपड़ा बनता था। ठीक है। यहाँ के जो एकदम एकदम माइनर जो मलमल के जो कपड़े होते थे, तो उसकी पूरी इंडिया में, पूरी इंडिया से पूरी दुनिया में उसका एक्सपोर्ट होता था। मतलब पूरी दुनिया में डिमांड रहती थी कि ऐसे स्पेशल कपड़े और कहीं पे भी नहीं बनते। ठीक है। इनके अलावा यहाँ के शुगर, यहाँ के सॉल्ट या जो दूसरे स्पाइसेस, मसाले वगैरह भी होते, तो उन सब की भी पूरे वर्ल्ड में जो है वो डिमांड रहती। पूरी दुनिया से लोग इंडिया में आते थे यहाँ पर जो है वो ख़रीदने के लिए। और इवन इससे अलावा सबसे कीमती चीज़ है सोने चांदी की भी डिमांड इंडिया से ही सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पे ही सोना चांदी वगैरह सब कुछ खरीदने के लिए लोग बाहर से आते थे, दूसरे देश से लोग यहाँ पे आते थे गोल्ड सिल्वर खरीदने। तो आप खुद ही सोचो ना कि हमारे इंडिया में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, पूरी दुनिया यहाँ आती थी सब चीज़ें खरीदने के लिए, हर चीज़, कपड़े भी, खाने पीने की चीज़ें भी, सोने चांदी भी यहाँ पे। तो इसकी वजह से ही तो इंडिया सबसे रिच कंट्री थी ना उस वक्त, बरोबर ना। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था इसी की वजह से ही ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिलती थी कि जिसकी लिमिट नहीं थी। पूरा वर्ल्ड यहाँ पे अट्रैक्ट होता था। लेकिन लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए ना, तो ये सब चीज़ें बदल गई। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे जब अपना कब्जा किया तो उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रीज़, यहाँ के बिजनेस के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाला। एक अंदाजे से कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, जब नई नई इंडस्ट्री यहाँ पे बनी थी ना, तब उस वक्त ब्रिटिशर्स ने सिर्फ बंगाल में से 20 साल में आज के 500 करोड़ जितना जो है वो पैसे कमाए थे। सिर्फ 20 साल में कितने पैसे कमाए थे? 500 करोड़ रुपए। इतने पैसे सिर्फ 20 साल के टाइमिंग में उन्होंने कमा लिए थे। तो आप सोचो, वो भी खाली बंगाल से, तो पूरी इंडिया से उन्होंने 100 सालों में कितना कमाया होगा, कितनी हद तक उन्होंने जो है वो इंडिया को लूटा होगा। और क्या इतने पैसे कमाकर वो इंडिया को फ़ायदे दे रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे पैसों का फ़ायदा उनकी अपनी कंट्री इंग्लैंड में जा रही थी। यहाँ से जो भी पैसे मिलते, यहाँ से जो भी सामान मिलते, जो भी जो सोने चांदी, यहाँ का रॉ मटेरियल, यहाँ के क्लोथ्स, यहाँ के स्पाइसेस, वो सब बिना कोई पैसे दिए यहाँ से इंग्लैंड भेज दिए जाते और इंग्लैंड को फ़ायदा देते। इंग्लैंड में नई नई इंडस्ट्री शुरू होने लगी, इंग्लैंड में नई नई चीज़ें बनने लगी, वहाँ का डेवलपमेंट होने लगा। पहले इंग्लैंड इंडिया से भी गरीब देश था, समझो यहाँ से ही सब पैसे इंग्लैंड जाने लगे और वहाँ पर उनका डेवलपमेंट होने लगा। आज इंग्लैंड जैसे इतना बड़ा देश देख रहे हो ना, शायद कहा जाता है कि उसका रूट यही है।
कि अगर यहाँ पे इंडिया के सब पैसे वहाँ न जाते तो आज इंडिया वो इंग्लैंड की तरह रिचेस्ट कंट्री होती। सही बात है ना। और फिर क्या करते, ब्रिटिशर्स भी क्या करते, यहाँ से सब सामान इंग्लैंड ले जाते, वहाँ की इंडस्ट्री में वो सब सामान जो है वो तैयार करते, फिर वही सामान वापस इंडिया में लेके आते और वो कहते कि ये इंग्लैंड का सामान है। अब कहाँ कहाँ इंग्लैंड का सामान था, तो वो इंडिया का ही सामान ना, बराबर ना। रॉ मटेरियल सब जो है वो कच्चा सामान तो यहीं का ही था, बराबर यहीं पे ही था। सिर्फ यहीं का ही सामान इंग्लैंड में जाता, वहाँ फैक्ट्रियों में थोड़ा सा बन के फिर से उसे यहाँ इंडिया में लेके आते और कंपलसरी लोगों को यही कहते हैं कि उनको यही सामान खरीदना है, दूसरा सामान नहीं। और उनमें भी कैसे पता है कि यहाँ टैक्स भी इतना बड़ा भेदभाव करते टैक्स में कि इंडिया का कोई भी सामान होता ना तो उसके ऊपर 80% टैक्स लेते थे। इंडिया में कोई भी सामान बने ना तो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स कितना टैक्स लेते थे, 80%। और इंग्लैंड का कोई भी सामान बने ना, मतलब अपना कोई भी सामान हो ना, तो उसके ऊपर ना के बराबर टैक्स लेते थे, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेते। इतना बड़ा भेदभाव, मतलब इंडिया के लोगों से क्या कह सकते हैं, जानबूझकर ज़्यादा टैक्स लेते थे जैसे उनकी चीज़ें कोई खरीदे ही नहीं। और अपनी चीज़ों के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगाते कि जिससे सब लोग उनकी चीज़ें खरीदें। मतलब हमारी चीज़ें ही घुमा कर हमें ही बेचते थे कंपलसरी और लोगों को खरीदनी ही पड़ती थी। तो इससे क्या, तो इससे हम लोगों को जैसे समझो ना कि ब्रिटिशर्स डबल तरह से लूटते थे कि आपसे कोई चीज़, ऐसे जस्ट एग्जांपल लो कि आपसे कोई चीज़ में छीन कर आपसे ले लूँ, एक तो छीन कर ले लूँ आपका कोई भी चीज़ हो, है ना, वो समझो आपके पास आपका कोई खास मोबाइल हो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो ऐसे ये करते थे इंडिया के साथ कि आपका कोई मोबाइल हो वो मैं जानबूझकर जोर ज़बरदस्ती से आपसे छीन के ले लूँ मैं, और फिर आपको ही घुमा कर 2 दिन बाद वही बोलूँ कि यही मोबाइल आपको जो है वो इतने रुपए में चाहिए, कि आपके 10,000 का मोबाइल है वो मैंने आपसे छीन लिया पहले ज़बरदस्ती से, 1 रुपया भी आपको दिया नहीं, और फिर 2 दिन बाद वही मोबाइल आपके सामने लेके आता हूँ कि भाई आपको 10,000 रुपये में ये मोबाइल चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि आपको अपने ही चीज़ों के पैसे देने पड़ते थे ना, ऐसी बात हो गई ना। ठीक है ना। तो ये तो डबल लूटना हो गया ना, मोबाइल भी ले लिया और उसके बाद जो है वो पैसे भी आपसे छीन रहे हैं। तो ऐसी हालत यहाँ पे इंडिया के साथ हो रही थी ये ब्रिटिशर्स की, कि वो जानबूझ के वो हमारा ही सामान घुमा कर हमें ही आकर बेचते थे। तो इनसे हमारे यहाँ के जो भी हैंडीक्राफ्ट थे, जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें थी, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटे बिजनेस चल रहे थे, वो सब जो है वो ख़त्म हो गए। मेटल्स के बिजनेस, मिरर के बिजनेस, पेपर के जो बिजनेस थे, जो शिप वगैरह बनाने के बिजनेस, ये सब बिजनेस वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। लोगों की जो आर्ट, जो स्किल थी, पता नहीं इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, हाथ से कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती थी, उसकी वजह से हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से ये सब चीज़ें बेकार हो गई, उन सब का टैलेंट चला गया। कितने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार बन गए। इस इतनी बुरी तरह से वो बेरोजगार बने कि वो बेरोजगार आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, वो बेरोजगारी आज तक पूरी नहीं हुई है, इतनी बुरी तरह से हालत कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। जो पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो कितनी ख़राब हालत कर दी थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इंडस्ट्रीज और ट्रेड का ये हालत हुआ। और आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट है जो है सस्पिशन अबाउट द रिफॉर्म्स, कि ब्रिटिशर्स ने देखो कि यहाँ पर जो है वो कुछ कुछ रिफॉर्म्स, मतलब कि कुछ कुछ चेंजेस भी किए, कुछ अच्छी बातें भी की इंडिया के लिए। लेकिन उन्होंने जो जो अच्छी बातें की ना, लोगों को उनके ऊपर सस्पिशन, मतलब शक होता था कि कहीं वो सच में इंडिया के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ वो अपना फ़ायदा ही निकाल रहे हैं इसमें से। लोगों को ये डाउट जाता था ना, कि जैसे देखो कि उस वक्त जब हमारे यहाँ पे गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक, जिनका फ़ोटो है कि विलियम बेंटिक, वो विलियम बेंटिक थोड़े से काइंड पर्सन थे और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए। ठीक है, कि यहाँ पे जो जो गलत रिवाज चलते थे, जो भी बुरे रिवाज थे, वो सब धीरे धीरे उन्होंने सुधारना जो है वो शुरुआत की। जैसे कि उन्होंने कुछ रूल्स में भी चेंजेस किए कि यहाँ पर पहले ये ब्रिटिशर्स की कंपनी संभालने के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स ही संभालते थे, लेकिन विलियम बेंटिक आए कि उन्होंने इंडियंस को भी वहाँ पे जॉब दी। ब्रिटिशर्स की कंपनी संभालने के लिए इंडियंस को भी जॉब दी गई।
ठीक है। पहले जो कोर्ट चलता था ना, अदालत चलती थी, उसमें कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती थी और कोई भी लैंग्वेज नहीं। लेकिन उसके बाद विलियम बेंटिक थे कि जिन्होंने कोर्ट में मदर टंग मतलब मातृभाषा हिंदी गुजराती या जिसकी जो भाषा हो वो भाषा में बोल सकता है, ऐसे उन्होंने जो है वो काम किया। राजा राम मोहन राय, नाम सुना है ना आपने, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कितने सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में कुछ रिवाज बंद हो जाए, जैसे कि ये सती प्रथा। आप सबको पता है ना सती प्रथा के बारे में, कि किसी का पति मर जाता था तो उसकी लाश के ऊपर पत्नी को भी बिठाकर और जिंदा जला देते थे। ये सती प्रथा चलती थी, बहुत बुरा रिवाज था। और राजा राम मोहन राय सालों तक इस रिवाज के खिलाफ लड़ते रहते थे कि भाई ये रिवाज बंद करो। लेकिन ये रिवाज ऐसे थोड़ी बंद होता है, जब उसके लिए कोई स्पेशल कानून बने ना तो वो रिवाज बंद होता है। तो ये राजा राम मोहन राय सभी ब्रिटिशर्स को कहते थे कि प्लीज़ ऐसा कानून बनाओ और ये सती प्रथा बंद करो। सिर्फ सती प्रथा नहीं, उसके अलावा चाइल्ड मैरिजेस जो बाल विवाह कहते हैं वो, बराबर ना, या जो फीमेल इन्फेंट्रीसाइड मतलब जो क्या कह सकते हैं कि भाई बच्ची को कोई लड़की होती तो उसे दूध पीती करते थे, अगर घर पे कोई लड़की पैदा होती तो पैदा होते ही उसे मार देते थे। ऐसे बहुत सारे बुरे रिवाज यहाँ पे थे। तो उन सबको बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन राय सालों तक लड़ते थे। लेकिन फाइनली ये विलियम बेंटिक जब यहाँ पर आए ना, तो राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिक ने 1829 में ऐसे कानून बना दिए कि जिसमें ये सती प्रथा और बाकी सब चीज़ें जो है वो बंद हो गई। तो जब ऐसे जो है वो कानून बना है ना, ऐसे जब कानून बना है ना, तो उनकी वजह से यहाँ पे कितने सारे लोगों को जो है वो बुरा लगा, या कितने सारे लोग वो ये मानने लगे, जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाले होते हैं ना, पुराने रिवाज वाले, वो ये मानने लगे कि ब्रिटिशर्स आकर अब धीरे धीरे हमारे रिवाज बदल रहे हैं और हम सबको भी अब ब्रिटिशर्स की तरह बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे। लोगों को ये शक होने लगा। लेकिन ऐसा था नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो सही भी थी। कि जैसे कंपनी ने यहाँ पे इंडिया के लिए हर साल 1 लाख रुपए का जो है वो खर्च नक्की किया कि वो इंडिया के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ये खाली कहते थे, इसका कभी जो है वो क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। कंपनी ने बोला ज़रूर था कि हम लोग हर साल 1 लाख रुपए वो लोगों के लिए खर्च करेंगे, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। फाइनली कुछ सालों बाद जब ये विलियम बेंटिक यहाँ पे आए तो उन्होंने ये कुछ चेंजेस किए। 1834 में 1834 तब मैकोले नाम का एक पर्सन था, मैकोले नाम का एक ब्रिटिशर था कि जिन्होंने हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत की। बराबर ना, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने शुरुआत की। कि उस वक्त जो है वो मैकोले ने ये पहले पर्सन थे कि जिन्होंने कहा था कि इंडिया में भी अब इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे ये एजुकेशन शुरुआत हुई इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन कितने सारे लोगों ने इसका भी जो है वो विरोध किया, इसका भी अपोज किया कि नहीं, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन नहीं आनी चाहिए भाई, दूसरी भाषा यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। बरोबर ना। इवन के गांधी जी भी इसे मना करते थे। गांधी जी भी कहते थे कि भाई ये इंग्लिश एजुकेशन वो समझो गुलामी का एजुकेशन है, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत की। 1857 में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन गई इंग्लिश एजुकेशन के लिए। बराबर, उसमें से कितने सारे लोग वो जो है कितने सारे इंडियंस वो इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे और इसका फ़ायदा हुआ। इंग्लिश एजुकेशन का फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जो इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे ना, वो फिर ब्रिटिशर्स की तरह ही सोचने लगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग वो करने लगे कि ना ब्रिटिशर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनको यहाँ से कैसे बाहर निकालें। तो ये प्लानिंग उन्होंने यहाँ पे की, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्लानिंग की। तो इंग्लिश एजुकेशन का एक तरह से फ़ायदा यही हुआ कि उनकी एजुकेशन का यूज़ करके उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश हमने की। बराबर ना। इसके अलावा इनके अलावा जो है वो जब इंडस्ट्रीज शुरू हुई तो इंडिया में भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो बनाना ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की थी। और इंडस्ट्रीज़ में सामान जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो, जल्दी से यहाँ से वहाँ जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की, भाई मैसेजेस भी एक से दूसरी जगह जल्दी से पहुँचे, तो इसके लिए नई नई चीज़ें ढूंढने लगे। यहाँ पे पता है ना रेलवे शुरुआत की थी, है कि नहीं। रेलवे यहाँ पे शुरुआत की सबसे पहले 1853 में, यहाँ पे रेलवे जो है वो शुरुआत की।
रेलवे ब्रिटिशर्स ने ये कह के शुरुआत की थी कि इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन एक्चुअली वो रेलवे से वो लोग सिर्फ अपना ही फ़ायदा कर रहे थे कि उनकी इंडस्ट्रीज़ में सामान जो है वो आता जाता रहता था, तो उसके लिए उन्होंने रेलवे शुरुआत की थी। यहाँ तक कि 1854 में यहाँ पे टेलीग्राम की जो है वो फैसिलिटी शुरुआत हुई। पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरुआत हुई। यहाँ पर न्यूज़पेपर के कारखाने बने, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर यहाँ पे बढ़ने लगे, न्यूज़पेपर अच्छी तरह से तैयार होने लगे, तो ये सब फ़ायदे थे ना। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ फ़ायदे किए, वो सही बात है। यहाँ पे रेलवे शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने, तो आज तक रेलवे कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। उन्होंने पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी शुरुआत की, तो आज तक पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं ना। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने शुरुआत की, तो जिसका कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन उस वक्त वहाँ के लोगों को यही चीज़ें लगती थी, इंडियंस को यही लगती थी कि वो जो भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतने सारे बुरे काम करके रखे थे ना कि वो एक अच्छा काम भी करते ना, तो यहाँ के लोगों को यही लगता, शक होता उनको कि नहीं भाई, इनमें भी ज़रूर उनका कुछ फ़ायदा होता। वो कभी भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं रखते थे, नहीं रखते ना, रख ही नहीं पाते ना, बरोबर, क्योंकि ब्रिटिशर्स के काम ही ऐसे थे, ठीक है ना। तो इनकी वजह से धीरे 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 जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग होते गए, उनके खिलाफ जब लोग होते गए, तो फाइनली आखिरकार वो कहते हैं ना भाई, कब तक ब्रिटिशर्स के अंडर जो है वो दबते रहेंगे। फिर आखिरकार जो है वो एक बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ लोग आ गए, जिसमें मंगल पांडे वो सबसे पहला है, वो पर्सन थे ना, हमने आगे भी पढ़ा था। मंगल पांडे सबसे पहले पर्सन थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ गए थे, और उसके बाद फिर धीरे 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 ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, कि जिसमें भी करीबन 100 साल बाद हमें वो आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ाई की थी, क्या किया था, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, अगले चैप्टर्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।